हेलो एवरीवन, क्लास 12 सीबीएसई विषय हिंदी पाठ संख्या 3 अतीत में दबे पाँव। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि किस तरीके से लेखक ने, ये लेखक का एक संस्मरण है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक एक पुरातत्व स्थान है। ठीक है, यहीं पर प्राचीन सिंधु सभ्यता बसी हुई है। मोहनजोदड़ो दुनिया का सबसे पुराना नियोजित शहर है। यह पूरा शहर आज खंडर के रूप में अपनी प्राचीन कथा कहता हुआ नजर आता है। दुनिया के पुरातत्वविद, इतिहासकार व जिज्ञासु व्यक्ति इस पुराने शहर के वीरान दृश्यों को देखने के लिए यहाँ जाते हैं। ठीक है, मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बताया कि इस शहर में सड़कें में गलियां इतनी चौड़ी थी कि आज भी उनमें घूम फिर सकते हैं। वहाँ के टीलों पर बने खंडरों के पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास के पार झांक सकते हैं। वहाँ पर 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर एक बौद्ध स्तूप है जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के बिखरने के कारण एक पुराने टीले पर बना हुआ है। इस चबूतरे पर भिक्षुकों के चबूतरे भी बने हुए हैं, जिसे देखकर भिक्षुकों के चबूतरे बने हुए हैं। सन 1922 में राखलदास बनर्जी इसी स्तूप की खोज में यहाँ आए थे। जब इसके इर्द गिर्द खुदाई की गई तो यहाँ पर पुरानी सभ्यता के निशान पाए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर यहाँ खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। फलतः वहाँ प्राचीन महानगर के अवशेष प्राप्त हुए। फिर लेखक सबसे पहले इसी बौद्ध स्तूप पर गए। मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्वविद गढ़ कहते हैं। ठीक है, जो लेखक सबसे पहले इस बौद्ध स्तूप पर गए, यह मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर स्थित है। इसे पुरातत्वविद गढ़ कहते हैं। यह मोहनजोदड़ो का सत्ता केंद्र था। यहाँ पर एक महाकुंड, पानी का तालाब है। देखिए, पर्यटक बंगले से, अब यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। अब इससे आगे देखिए, पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इस स्तूप पर पहुँचे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया। इसे नगर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला, ना धरती बदली, कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरों में देखा हो, देखना अपनी और आँख से देखना है, बाकी सब आँख का झपकाना। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना, बाकी सब कदम ताल। मौसम सर्दी का, जाड़े का पहर कि दोपहर की धूप कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौधियाती है। तस्वीर उतारते वक्त हम कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए हों। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़र दोबारा फिरानी पड़ती थी। इस तरह बार बार निहारे जो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरे मानो तस्वीर देखकर उसकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेखक कह रहे कि हम जिन दृश्यों को एक बार देखा, बार बार देख रहे थे उन्हें, तो हमारी वो
नज़रों में बिल्कुल समा गए थे। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अव्यवस्थित होते थे, चाहे वे राजसत्ता हो, धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? सभी अहम और अब दुनिया भर के प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरों के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोर से उसके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले ही खंडरों में बदल चुकी हैं, मोहनजोदड़ो की जो इमारतें हैं वो भले ही, देखिए, मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की अनोखी मिसाल है। यहाँ की सड़कें और गलियों का विस्तार स्पष्ट है। सड़कें सीधी और आड़ी हैं। यहाँ पर 33 फीट चौड़ी मुख्य सड़क भी है जो बाजार में पहुँचती है। बड़ी सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता। उसके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। ढकी हुई नालियाँ भी ढकी हुई मुख्य सड़क तक गलियों के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। हर घर में एक स्नानाघर है जिसका पानी नालियों में जाता है। बस्ती की छोटी सड़कें 9 से 12 फीट तक चौड़ी हैं। देखिए, ये कहाँ के बारे में बताया जा रहा है? मोहनजोदड़ो के बारे में, कि मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब है, अगर हम चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इमारतें भले यहाँ की खंडर में बदल चुकी हैं, मगर शहर की सड़कें, गलियों का विस्तार स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकारी से ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने पर कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी? स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में तो टूटे फूटे घरों का जमघट है। वह कामगारों की बस्ती है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके में 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई। अब वह भी बंद हो चुकी है।
हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं यहाँ संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता है। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। ये कुंड की लंबाई कितनी है? 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। गहराई इसकी 7 फुट। लंबाई कितनी? कुंड की लंबाई 40 फुट, ठीक है, चौड़ाई 25 फुट और गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर से दो पांत में 8 स्नानागार हैं। उनमें किसी का द्वार भी दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला यह भी एक नमूना है। देखिए, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जल कुंड दिखाया गया है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव। ये जो कुंड है बेटा वो पक्की ईंटों से बनाया गया है। मोहनजोदड़ो में ये जल का जो कुंड था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसकी चौड़ाई 24 फीट, ठीक है, और लंबाई 25 फीट और गहराई 7 फीट थी, ठीक है। देखिए, अभी यहाँ मैंने आपको बताया था कि कुंड करीब 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और गहराई इसकी 7 फुट थी, ठीक है। इस कुंड की खास बात पक्की ईंटों का जमाव। ये कुंड पक्की ईंटों से बनाया गया था। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गाड़े का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे गहरे वाला। वह अकेला कुआं है। इसे एक कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ढकी हैं। कुंड बना हुआ था वो भी किससे बना हुआ था? पक्की ईंटों से। और जो नालियां बनी हुई हैं वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई और उन्हें ढका हुआ था, ठीक है। जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। पक्की और आकार में समरूप घूमर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातत्व विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में कहीं नहीं दिखा। पानी की निकासी का जो वो बताया गया इससे पहले ऐसा कहीं नहीं दिखा। देखिए, ठीक है बेटा। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। लेखक क्या कह रहे हैं? महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता है, ठीक है। लेखक क्या कह रहे हैं? महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कायस लगाया गया। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं ढुलाई के लिए आवागमन होता है। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया जाता है, ठीक है बेटा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी, ओके। देखिए,
मोहनजोदड़ो के टूटे फूटे खंडरों के बारे में बताया। सिंधु सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक ये टूटे फूटे खंडर, इनमें विद्यमान कमरों के अवशेष, स्नानागार, पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियाँ, पक्की ईंटों से बना हुआ कुंड, घरों के बीच बीच में गलियाँ, सड़कें, कुएं केवल पुरानी बस्ती का दृश्य ही नहीं, प्रत्युत वे अपने काल की कहानी को मौन भाषा में कह रहे हैं। ये प्राचीन काल के जनजीवन पर प्रकाश डालते हैं। फिर यहाँ देखिए, इतना आज मैंने आपको समझाया। ओके, जितना आपको पढ़ाया है बेटा, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का कराऊंगी। ओके, थैंक यू।